हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर सेकंड लैंड रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स इन द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, वी ईट फूड डेली, आउट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ लैंड इज मोस्ट ऑफ दिस फूड ग्रोन। यानी कि हम लोग डेली ही फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो भी फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं वो यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए हैं लैंड के, उनमें से कौन से टाइप के लैंड में ग्रो किया जाता है। ऑप्शन में आपके पास है एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट लैंड, बैरन लैंड या फैलो लैंड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एग्रीकल्चरल लैंड। फॉरेस्ट लैंड क्या होता है, जहाँ पे सारे फॉरेस्ट जो है वो प्रेजेंट है ना, ट्रीज प्रेजेंट है, वो वाला एरिया। बैरन लैंड क्या होता है, तो अभी इसका इमेज आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। बैरन लैंड इसको बोलते हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई भी कल्टीवेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी वेजिटेशन प्रेजेंट नहीं है, हम लोग कल्टीवेट नहीं कर सकते चीज़ें यहाँ पे। और उसके बाद फैलो लैंड, ये भी आपको अब डिस्प्ले हो रहा होगा। फैलो लैंड इसको बोलते हैं जहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्लफिंग करके एरिया छोड़ा हुआ है, उसमें कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी वेजिटेशन जो है उसको ग्रो नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच लेयर ऑफ सॉइल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए इनमें से कौन सा लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे ना, आपके बुक में दिया है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वहाँ पे का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल रहता है, एंड उस रीजन को ओ एंड ए बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ एंड ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन विच लेयर ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट टू बी डैमेज्ड बाय इरोशन एंड पेस्टिसाइड यूज़। यानी कि इनमें से कौन सा लेयर जो है सॉइल का वो पेस्टिसाइड के यूज़ से या फिर इरोजन से सबसे पहले डैमेज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्गेनिक लेयर, जो कि सबसे ऊपर में प्रेजेंट रहता है, उसमें ही सबसे ज़्यादा चांसेस होता है इरोजन का। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लैंड इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ के लिए देखो, फॉरेस्ट लैंड में तो फॉरेस्ट है, इसको क्लियर करना पड़ेगा, और ट्रीज़ को कट करने से इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म होता है, तो ये एरिया तो यूज़ नहीं कर सकते। एग्रीकल्चरल लैंड तो ये भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या लगते हैं, सारे क्रॉप्स हम लोग लगा रहे हैं। ऑर्चार्ड्स जो है वो होते हैं जहाँ पे सारे फ्रूट्स लगते हैं। तो जो बैरन लैंड है, मतलब जो एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, वो वाले एरिया में इंडस्ट्रीज़ को लगाना जो है वो सही होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 4 का डी, बैरन लैंड। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, इज लैंड मैनेजमेंट एसेंशियल, नॉट एसेंशियल, समटाइम्स एसेंशियल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे लैंड मैनेजमेंट जो है वो बहुत एसेंशियल है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, एसेंशियल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द एब्सेंस ऑफ सॉइल इम्पैक्ट आवर लाइव्स। यानी कि सॉइल अगर एब्सेंट होगा हमारी लाइफ में, अगर सॉइल होता ही नहीं, तो फिर उससे क्या सारे इफेक्ट्स पड़ते। आंसर होगा सॉइल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर ह्यूमन लाइफ। Agricultural production is done on soil. Other organisms also depend on soil. The absence of soil will impact the lives in following ways. मीनिंग बता देती हूँ, सॉइल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ह्यूमन लाइफ के लिए। एग्रीकल्चर जो भी कुछ होता है ना, वो सारा कुछ इसी सॉइल पे किया जाता है। दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी जो होते हैं वो सॉइल पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर सॉइल एब्सेंट होगा तो हमारी लाइफ में ये सारे इम्पैक्ट्स जो है वो पड़ सकते हैं। फर्स्ट, क्रॉप विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। सेकेंड, we will not get food. Third, plants and forest will not grow. Fourth, all vegetation will be finished. Fifth, environment related problems will start. And sixth, our life will end. यानी कि सॉइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है लाइफ का। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल हैपन इफ एग्रीकल्चरल लैंड डिक्रीजेस। अगर एग्रीकल्चरल लैंड डिक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इफ एग्रीकल्चर लैंड डिक्रीजेस इट विल लीड टू स्कार्सिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड पोवर्टी। अगर एग्रीकल्चर लैंड डिक्रीज हो गया तो फूड जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, उसका कमी आ जाएगा, एंड अगर फूड कम बना है तो फिर पोवर्टी देखने के लिए मिलेगा। इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ फूड नीडेड टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो तो कंटिन्यूसली ग्रो होते ही रहता है, तो इस ग्रोइंग पॉपुलेशन को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड प्रोवाइड कराना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट फैलो एंड ओल्ड फैलो। अब यहाँ पे फैलो क्या है, तो वो हम लोग जस्ट अभी इसका इमेज देखे थे कि फैलो लैंड किसको बोलते हैं। तो ओल्ड फैलो लैंड मीन्स द लैंड विच वॉज अनफिट फॉर कल्टिवेशन इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा।
ओल्ड फैलो लैंड उसको बोलते हैं, यानी कि वो सारे लैंड एरियाज जो कि कल्टीवेशन के लिए अनफिट थे। अब क्यों अनफिट थे? क्योंकि वो या तो उनमें फर्टिलिटी नहीं थी या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं थी, एंड देयरफॉर दे आर नो लॉन्गर यूज फॉर कल्टीवेशन। वहीं पे करंट फैलो लैंड का मतलब होता है द लैंड ऑन विच कल्टीवेशन इज बीइंग डन फॉर द लास्ट टाइम्स एंड सून द लैंड विल टू बी कंटिन्यूड एज बैरन। यानी कि करंट फैलो लैंड वो सारे एरियाज है जहाँ पे फ़िलहाल तो कल्टीवेशन हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही वो एरिया भी कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाएगा और फिर बैरन लैंड की कैटेगरी में वो आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द ह्यूमन फैक्टर्स इन लैंड डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेडेशन में ह्यूमन की कौन से सारे एक्टिविटीज़ जो है वो अफेक्ट करते हैं? तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन लीड टू लैंड डिग्रेडेशन इन मैनी वेज, यानी कि बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाता है। उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ यानी कुछ फैक्टर्स जो हैं वो नीचे यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। फर्स्ट है लॉस ऑफ वेजिटेशन अकरिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से वेजिटेशन का लॉस होता है। नेक्स्ट है अनसस्टेनेबल फूड फ्यूल फूडर एक्सट्रैक्शन, यानी कि फ्यूल वुड और फूडर ये सारी चीज़ों को अनसूटेबल तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसके वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसके वजह से भी लैंड डिग्रेड होता है। फॉरेस्ट फायर, ओवर ग्रेजिंग, नॉन अडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स, यानी कि सॉइल कंजर्वेशन के कोई अच्छे मेथड को अडॉप्ट ना करना। उसके बाद इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, और इसके अलावा और 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि इनका सही तरीके से यूज़ नहीं करना। उसके बाद इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम और एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल ये ना 10 पॉइंट्स हैं जो जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो आप इनमें से अपने अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ईजिली याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो ऑप्शन ज़्यादा इसीलिए मैं दी हूँ ताकि आप उसमें अपने अकॉर्डिंग उसको जो सही लग रहा है उसको यूज़ कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है द टेबल बिलो लिस्ट द नेम ऑफ सम प्रोफेशंस। कुछ प्रोफेशंस के नेम दिए हुए हैं टेबल में, एंड हाउ इज़ द सॉइल यूज्ड बाय दीज प्रोफेशंस, फिल द डिटेल्स इन द टेबल। तो यहाँ पे कुछ प्रोफेशंस के नेम दिए हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं वो आपको फिल करना है। आपकी बुक में जो ये क्वेश्चन दिया है ना वहाँ पे ये सीरियल नंबर वाला कॉलम ये फिल्ड होगा। उसके बाद ये ट्रेड यानी कि ये प्रोफेशंस जो है वो फिल्ड होगा, और हाउ दे यूज़ सॉइल तो ये वाला जो एरिया है ना वो ब्लैंक होगा, उसी को आपको फिल करना है। तो क्या क्या फिल करेंगे? पॉटर के लिए, पॉटर कैसे यूज़ करते हैं सॉइल को? फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड टॉयस। फार्मर यूज़ करते हैं फॉर फार्मिंग एंड गार्डनिंग। आइडल मेकर्स यूज़ करते हैं स्कल्पचर्स बनाने के लिए और स्टैचूज़ बनाने के लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट यूज़ करते हैं इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए और गार्डन्स बनाने के लिए। और रूरल हाउसेस में इनका यूज़ किया जाता है हाउस को पेंट करने के लिए और स्टोव बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है एंड इस टेबल को देख करके नीचे जो क्वेश्चन है उसको आपको आंसर करना है। ये टेबल आप अपने बुक में साइड वाइज ओपन भी कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आंसर कर पाएँ। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है विच टाइप ऑफ लैंड एरिया हैज़ बीन स्टीडली डिक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, यानी कि हर साल जो है किस टाइप का लैंड एरिया जो है वो डिक्रीज़ होते जा रहा है। तो डिक्रीज़ आपको अगर यहाँ पे समझना है तो पहले टेबल को देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फॉरेस्ट लैंड जो है यहाँ दिख रहा है आपको, अगर परसेंटेज डिक्रीज़ की बात करें या फिर हेक्टेयर्स में भी देखें, दोनों ही केस में आपको सेम टाइप देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे 405 था, उसके बाद कितना हो गया? तो 639, ये इंक्रीज़ हुआ है, आपको डिक्रीज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल यहाँ इंक्रीज़ हुआ 639 से 678, फिर से इंक्रीज़ हुआ और फिर 700, तो ये फिर से इंक्रीज़ हो गया है। तो ऑब्वियसली ये वाला तो आप नहीं ले सकते। उसके बाद ऑर्किड्स देखेंगे तो 199, उसके बाद 43 डिक्रीज़ हुआ, देन 38 और डिक्रीज़ हुआ, एंड देन 33 और डिक्रीज़ हुआ। तो इसमें डिक्रीज़ देखने के लिए मिला है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्किड्स। ऑर्किड्स के बाद में एग्रीकल्चर लैंड देखिए तो 1187, उसके बाद 1403, 11 से 14, तो ये इंक्रीज़ आया है, यहीं पे कट कर देंगे इसको। नेक्स्ट है नॉन एग्रीकल्चर लैंड, तो 112 से 165 फिर से इंक्रीज़ हुआ है, ये भी नहीं आएगा। फैलो लैंड तो 281 से 199 डिक्रीज़ हुआ, 199 से 234 ये इंक्रीज़ हो गया, तो ये भी फिर कट हो जाता है। बैरन लैंड देखेंगे तो 592 के बाद में कितना है? 357, उसके बाद 344 और फिर 297, ये पूरा डिक्रीज़ हुआ, इसलिए बैरन लैंड को भी ले लेंगे। इसके बाद पास्टर लैंड है 67 और फिर 133, ये इंक्रीज़ हो गया, तो ये भी कट हो जाएगा। और टोटल लैंड यूज़ तो हम लोग को देखना नहीं है, कौन से टाइप का लैंड है वो देखना था, तो यहाँ पे ऑर्किड्स और बैरन लैंड ये दो आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर आपसे पूछा है विच टाइप ऑफ लैंड एरिया हैज़ बीन स्टीडली इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स।
अब इंक्रीज़ कौन सा हो रहा है, तो इंक्रीज़ में हम लोग अभी जस्ट यहाँ पे एनालाइज किए तो देखे थे फॉरेस्ट लैंड जो है वो पहले 405 और फिर 639, 678, 700 ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है, तो इस एरिया को हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखें तो जो नॉन एग्रीकल्चर वाला लैंड है वो कितना है 112, फिर 165, फिर 211, फिर 265, ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है, तो इसको भी ले लेंगे। बाकी में इस टाइप का चेंज आपको नहीं दिखा है, तो स्टेडी इंक्रीज़ की बात हो रही है तो फॉरेस्ट लैंड और नॉन एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे हो जाएगा। टेबल को देख करके आंसर करने वाले क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहते हैं, क्योंकि सारा आंसर आपके सामने होता है, बस उसको समझना आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पूछा है वाई इज़ द एकरेज ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड इंक्रीजिंग, यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड का एकरेज जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ह्यूमन हैबिटेशंस एक्सेट्रा, और ये सारा कुछ जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड पे हो रहा है। तो एग्रीकल्चरल लैंड में जब ये सारी एक्टिविटीज़ होने लगेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उस वो लैंड जो है वो अब नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर हो ही नहीं रहा है, इसलिए नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कंटिन्यूसली आपको इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज डेटा अवेलेबल फॉर ऑल लैंड्स इन इंडिया, फॉर ऑल द लैंड्स इन इंडिया, तो क्या जितना भी इंडिया में लैंड है सबका डेटा अवेलेबल है, तो हाँ। नाउ व्हाट हैज़ द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन लैंड यूज बिटवीन 1950-51 टू 2010-11, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन 2 ईयर्स में आपको क्या सारे चेंजेस देखने के लिए मिले लैंड में। तो इन इंडिया एग्रीकल्चर वॉज 42% इन 1950 और 46% टुडे। यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ देखो आप क्या क्या वहाँ पे बोल रहा है कि एग्रीकल्चर कितना था, तो एग्रीकल्चर लैंड देखो यहाँ 42% था और अभी करेंटली 46% है। तो ये जो भी कुछ यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं वो कहाँ से लेकर के आए, डेटा टेबल से ही लेकर आए हैं, याद नहीं करना है कुछ भी। तो एग्रीकल्चर लैंड 46 से 42 से 46 हो गया, ये चेंज देखे। दूसरा नॉन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कितना था 4 से 9% हो गया। उसके बाद और क्या सारे चेंजेस देखे कि नॉन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, दिख रहा है ना 4 से 9 हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। उसके बाद फॉरेस्ट लैंड जो है वो भी एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि उसका परसेंटेज भी आप देखोगे वहाँ पे तो इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट है डिक्रीज़ इन बैरन एंड फैलो लैंड, ये दोनों लैंड जो है उनमें डिक्रीज़ आया है। बैरन लैंड क्यों डिक्रीज़ हुआ या फैलो लैंड क्यों डिक्रीज़ हुआ, अभी हम लोग देखे थे ना कि ये सारे लैंड्स कैसे दिखते हैं। तो बैरन लैंड मतलब कि जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा है, ये क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं, वो लैंड उसमें यूज़ हो जा रहा है। उसके बाद ग्रेजिंग लैंड जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ गया है। तो ये सारे डेटा हम लोग वहीं टेबल से लेकर के आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे पाई चार्ट दिया हुआ है लैंड के यूज़ को ही लेकर के इंडिया में भी और छत्तीसगढ़ में भी। इसको स्टडी करके आपको फिर रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करना है। ये वाले क्वेश्चन भी ईजी रहेगा, क्योंकि बस आपको ये जो यहाँ पे पाई चार्ट दिया है बस इसी को एनालाइज करके आंसर लिखना है। तो इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का दिया है, ये फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया का है और सेकंड वाला छत्तीसगढ़ का है। दोनों में आपको देख करके आंसर करना है क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ मैक्सिमम शेयर इन छत्तीसगढ़ टोटल लैंड एकरेज एंड विच टाइप हैज़ लीस्ट शेयर, किसका ज़्यादा और किसका कम है, मैक्सिमम और मिनिमम है। तो यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ वाला देखोगे तो इसमें मैक्सिमम एरिया आपको दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा पोर्शन है ये वाला, तो ये कितना है तो 46% है, और वो किसका है तो फॉरेस्ट लैंड का है, तो मैक्सिमम ये कवर कर रहा है। मिनिमम की बात हो रही है तो आपको 0% दिख रहा है ऑर्किड्स का। अब 0% है मतलब उसका कोई शेयर है ही नहीं, तो इसको हम लोग मिनिमम में नहीं ले सकते, ये है ही नहीं यहाँ पे, इसका प्रेजेंस ही नहीं है। मिनिमम किसका लेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 5, 4, 5, 6% और 34, तो ये तो फिर भी ज़्यादा है। अब इन सब में देखोगे तो 4% सबसे कम है, और 4% किसका है, फैलोलैंड का। तो वही हम लोग आंसर में लिखेंगे कि मैक्सिमम शेयर किसका आ रहा है, फॉरेस्ट लैंड का, और मिनिमम शेयर आ रहा है फैलोलैंड का। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा विच सॉइल टाइप अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ छत्तीसगढ़ टोटल लैंड एकरेज, छत्तीसगढ़ का टोटल जितना भी लैंड है उसका ऑलमोस्ट हाफ किसके पास जा रहा है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ चार्ट में तो 46%, हाफ कितना आएगा 50%, वहाँ पे बोला है ऑलमोस्ट हाफ, तो ऑलमोस्ट हाफ हम लोग को यही दिख रहा है 46%, जो कि फॉरेस्ट लैंड है। तो इसके आंसर में हम लोग लिख देंगे फॉरेस्ट लैंड अकाउंट्स फॉर द ऑलमोस्ट हाफ ऑफ छत्तीसगढ़ टोटल लैंड एकरेज। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ मैक्सिमम शेयर फॉर छत्तीसगढ़ टोटल लैंड एकरेज, फिर से वही क्वेश्चन है कि मैक्सिमम शेयर किसका है, तो मैक्सिमम शेयर अभी हम लोग देखे थे फॉरेस्ट लैंड का है। सब छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड आया, इंडिया वाले से रिलेटेड नहीं आया फिलहाल यहाँ पे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, वो टेबल पाई चार्ट वाला जो रीडिंग वगैरह है वो सब चेंज भी होकर के आ सकता है क्वेश्चन।
तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका चैप्टर 2। आई होप आपको ये सारे आंसर्स जो हैं इस लेसन के वो समझ में आए होंगे और आपका नोट्स जो है वो सही से प्रिपेयर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स अगेन।